हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पांचवें अध्याय के दूसरे पार्ट में। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणीय प्रस्तुतिकरण। तो हमने यहाँ पहले पढ़ लिया था कि जो सारणी होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। सारणी के मुख्यतः 3 प्रकार हमने पढ़े थे: उद्देश्य अनुसार सारणी, मौलिकता अनुसार और बनावट के अनुसार सारणी। तो हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा जो टॉपिक है ये है उद्देश्य के अनुसार सारणी। उद्देश्य के अनुसार सारणी जो होती है 2 प्रकार की होती है। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी वह सारणी होती है जिसमें कि एक सामान्य उद्देश्य होता है, यानी बहुत ही सरल और साधारण उद्देश्य के लिए जो सारणी बनाई जाती है उसे सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कहा जाता है। लेकिन दूसरा जो इसका पार्ट है उसे कहा जाता है विशेष उद्देश्य वाली सारणी, जिसमें कि विशेष उद्देश्य को दर्शाया जाता है। ऐसी सारणी जो कि विशेष उद्देश्य से बनाई जाए उसे विशेष उद्देश्य वाली सारणी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब विशेष उद्देश्य वाली सारणी हो गई। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर मौलिकता के अनुसार सारणी। जो मौलिकता के अनुसार सारणी है, आंकड़े मौलिक हैं या नहीं हैं, आंकड़े सच्चे हैं या नहीं हैं, तो इनके अनुसार जब हम सारणी को बांटते हैं, मौलिकता के अनुसार सारणी बांटते हैं, सारणी को बनाते हैं, तो 2 प्रकार की सारणी बनती है इसमें: मौलिक सारणी या प्राथमिक सारणी। जो हमारी पहली सारणी है प्राथमिक सारणी या मौलिक सारणी बन जाती है। दूसरी सारणी जो होती है वो उसे कहते हैं व्युत्पन्न सारणी। व्युत्पन्न सारणी ये सारणी वह सारणी होती है जिसमें कि आंकड़ों को प्रतिशत, अनुपात या आदि के रूप में दिखा दिया जाता है, उसे व्युत्पन्न सारणी कहा जाता है। और मौलिक सारणी जिसमें शुद्ध आंकड़ों को शुद्ध रूप से दिखा दिया जाए उसे मौलिक सारणी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बनावट के अनुसार सारणी। जो हमारी बनावट के अनुसार सारणी है, यानी बनावट के अनुसार का मतलब कि हमने जो बनाई है, हमने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाई है, यानी बनावट के अनुसार सारणी आती है। तो बनावट के अनुसार सारणी क्या क्या होती है, इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं सरल एक गुण वाली सारणी। बनावट के अनुसार जो सारणी थी हमारी 2 प्रकार की थी। पहली थी सरल सारणी, दूसरी है हमारी यहाँ पर जटिल सारणी। तो बनावट के आधार पर सारणी का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें 2 सारणी मिलती हैं, पहली सरल सारणी और दूसरी जटिल सारणी। तो पहले देखते हैं सरल सारणी क्या है। सरल सारणी में देखिए कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर 11वीं कक्षा है, BA, MA और BA जो है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये कि सरल सारणी होती है, बनावट के आधार पर सारणी से कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जटिल सारणी किसे कहते हैं। तो जटिल सारणी की बात करते हैं। जटिल सारणी भी 2 प्रकार या 3 प्रकार की होती है। पहली जटिल सारणी में क्या होता है, द्विगुणी सारणी होती है, त्रिगुणी सारणी होती है और एक होती है बहुगुणी सारणी। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीय प्रस्तुतिकरण, यानी हमने आंकड़ों को कैसे बांटना है, आंकड़ों को वर्गीकृत करना है और उसके बाद सारणीय प्रस्तुतिकरण, सारणी के रूप में उन्हें बदलना है, सारणी में जो है उन्हें स्थान देना है, उन्हें रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आंकड़ों का गुणात्मक वर्गीकरण और सारणीय प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले आंकड़ों को जो है गुणात्मक वर्गीकरण किया जाता है, उनके गुण के आधार पर उन्हें बांट दिया जाता है, क्या विशेषता है या क्या गुण है उसके आधार पर उन्हें वर्गीकृत कर दिया जाता है। उसके बाद उसको सारणी में जो है रख दिया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, आंकड़ों का मात्रात्मक वर्गीकरण। पहला, आंकड़ों को जब गुण के आधार पर बांटा जाए, उनके गुण के आधार पर जब बांटा जाए तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद जब आंकड़ों को उसकी मात्रा के आधार पर बांटा जाए तो मात्रात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो ये सारणी में प्रस्तुतिकरण कर दिए जाते हैं, पहला गुण के आधार पर, फिर उसके बाद मात्रा के आधार पर। उस आंकड़ों को समय के अनुसार बांट दिया जाता है, यानी समय के आधार पर बांट दिया जाता है, क्योंकि समय के आधार पर जो आंकड़े बांटे जाते हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें अस्थायी वर्गीकरण कहा जाता है। तो हमने पहला पढ़ा गुणात्मक वर्गीकरण, दूसरा मात्रात्मक वर्गीकरण और अस्थायी वर्गीकरण और स्थानिक वर्गीकरण। जब आंकड़ों को स्थान के आधार पर बांटा जाए उन्हें कहा जाता है स्थायी वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में हमने चर्चा की, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण, उसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण
कैसे होता है। तो देखिए, हमने पहला गुणात्मक गुण के आधार पर आंकड़ों को बांटा और उसके बाद सारणी में रखा, उसके बाद मात्रा के आधार पर आंकड़ों को बांटा, उसके बाद सारणी में प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद अस्थायी वर्गीकरण समय के आधार पर हमने बांट दिया आंकड़ों को, उसके बाद स्थान के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे कि गुण, मात्रा और स्थायी समय या समय और स्थान के आधार पर जो है इन 4 आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है आंकड़ों का। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि सारणीयन प्रस्तुतिकरण के गुण, यानी जब हम सारणीयन प्रस्तुतिकरण करते हैं, सारणी को जो है आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो गुण क्या हैं? पहला होता है सरल तथा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, यानी आंकड़ों को जब सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उससे क्या होता है, सरल तथा संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होता है, आंकड़े सरल और संक्षिप्त बन जाते हैं। उसके बाद आती है तुलना में सुविधा, यानी अगर आपने आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत कर दिया है तो आप केवल देखकर ही तुलना कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो आंकड़ों की तुलना करने में जो है सुविधा हो जाती है, आसान हो जाता है। उसके बाद आंकड़ों की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं, जो आंकड़ों की विशेषताएं होती हैं, जो खूबी होती है आंकड़ों में, वो स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद मितव्य हो जाते हैं आंकड़े। जो मितव्य का मतलब है कि जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही जो है सरल, कम समय और कम परिश्रम और कम धन लगाने के बाद हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, मितव्ययी हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े हैं हमने। सरल और संक्षिप्त बन जाती है, उसके बाद तुलना में सुविधा हो जाती है, आंकड़ों की जो विशेषताएं होती हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं, उसके बाद मितव्य हो जाते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा 5वां चैप्टर आर्थिक सांख्यिकी का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगला चैप्टर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी उसे देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।